तो आज हम डेटा सेंटर में बात करेंगे तेलंगाना के चुनावी जायके की। जी हां, तेलंगाना का चुनावी जायका आज हम डिस्कस करेंगे कि किसकी थाली में वोटर क्या परोसने जा रहे हैं। एक इसकी हम कोशिश करेंगे इस पूरे के पूरे समीकरण को डिकोड करने की। तो सबसे पहले हम वो सवाल आपके सामने रखते हैं जो अहम हो जाते हैं तेलंगाना के इस रण में, तेलंगाना की इस लड़ाई में। और वो सवाल कौन कौन से हैं? वो सवाल है तेलंगाना में 2023 की रेसिपी क्या कांग्रेस दोहरा पाएगी? सबसे अहम, सबसे बड़ा, सबसे पहला सवाल हमारा यही है। इसके अलावा क्या बीजेपी चार मीनार को बढ़ा पाएगी? ये चार मीनार से मतलब है बीजेपी की 4 सीटें जो 2019 में उसने जीती थी, क्या इससे आगे बढ़ पाएगी बीजेपी? क्या बीआरएस सबसे बड़ी पार्टी रह पाएगी? पिछले लोकसभा चुनाव में बीआरएस सबसे बड़ी पार्टी थी, क्या इस बार वो इसे मेंटेन कर पाएगी? और हैदराबाद का मास्टर शेफ कौन होगा? क्योंकि हैदराबाद की लड़ाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं, काफी दिलचस्प लड़ाई है। तो इन तमाम पहलुओं पर हमारी ये चर्चा होगी आज। आंकड़ों के जरिए इसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे तेलंगाना की इस तस्वीर को। लेकिन हम आपको बताएं कि कांग्रेस 2023 की रेसिपी दोहरा पाएगी। हमारा ये सवाल आखिर क्यों उठा? सवाल उठा है 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजों के कारण। नतीजों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस ने 64 सीटें इस विधानसभा चुनाव में जीती थी और इन सीटों के कारण कांग्रेस का मनोबल काफी ऊंचा है। कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जो प्रदर्शन उसने विधानसभा चुनाव में किया था वही प्रदर्शन वो लोकसभा चुनाव में भी दोहरा पाएगी। तो तमाम पहलुओं पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। सीधे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका। संदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल संदीप जी मेरा आपसे ही होगा और सवाल यही कि विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस था, क्या उस रेसिपी को कांग्रेस दोहरा पाएगी? देखिए, रेसिपी दोहराने से लोगों में कभी कभी लगता है कि जो पहले दिया गया था वही दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस लोकल इश्यूज पे फोकस कर रही है और जब से उनकी सरकार आई है लोगों का अनुभव क्या रहा है इस गारंटीज के बारे में। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में अगर लोग कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे वो इस बात पे करेंगे कि उनकी सरकार ने इंप्लीमेंट क्या किया है। ये पुराने मेनू को वापस पसोड़ने की क्वेश्चन नहीं है, पुराने मेनू का एक इंपैक्ट क्या रहा है वो शायद विषय होगा इस चुनाव में, अगर ये पहली बात आप देखें तो। चलिए मैं अमिताभ जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। अमिताभ जी, सवाल कांग्रेस से जुड़ा ही नहीं है, सवाल बीजेपी से जुड़ा भी है। अगर हम पिछले 3 चुनाव का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा तरक्की उसमें की है और बीजेपी ने अपने खाते में 4 सीटें भी डाली हैं। तो हमारा सवाल यही है, क्या बीजेपी अपने इस 4 मीनार को बढ़ा पाएगी? देखिए, अगर बीजेपी का जो वोट शेयर है यहाँ पर 7% से 20% हुआ है पिछले 3 चुनावों में। अगड़ी जातियों में और ओबीसीज में बीजेपी ने ठीक ठाक पैठ यहाँ पर बना ली है। विधानसभा चुनाव में भी 8 सीटें भाजपा जीतने में कामयाब हुई थी। क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल का चुनाव है और प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी यहाँ पर अच्छी खासी है और हैदराबाद में भी एक कांटे की लड़ाई हो रही है। भाजपा को उम्मीद है कि इस बार जो है वो यहाँ पर अपना एक अच्छा प्रदर्शन करेगी, ना सिर्फ सीटों के मामले में बल्कि वोट शेयर के मामले में भी। और इसका एक जो कारण ये है वो ये भी है कि बीआरएस एज अ पार्टी बहुत कमज़ोर हुई है। बहुत सारे एमपीज जो हैं वो बीआरएस को छोड़ करके या तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं या तो भाजपा में शामिल हो गए हैं। और केसीआर की बेटी भी एक लिकर स्कैम में अरेस्टेड है। तो कहीं ना कहीं करप्शन का भी जो एक इशू है, काफ़ी हैंगओवर उसका जो है वो बीआरएस पार्टी पर, उसके प्रोस्पेक्ट्स पर हो सकता है। मैं सीधे संदीप जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। संदीप जी, जो कांग्रेस के पास जो बैंक जिस पे कांग्रेस कर रही है वो है उसका विधानसभा चुनाव। उसको लेकर कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जो वोटर्स का रुझान है वो उसकी तरफ होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या विधानसभा चुनाव के डायनेमिक्स के आधार पर लोकसभा का मूल्यांकन किया जा सकता है? सवाल यह है, क्या विधानसभा का धरातल अलग है, लोकसभा का धरातल अलग है? और इन पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो आप कहां पर स्टैंड पाते हैं कांग्रेस को? देखिए, भारत में जनरली और तेलंगाना में स्पेसिफिकली मतदार ये फर्क कर रहा है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में, इस बात पे कोई शक नहीं है। लेकिन 2 बातें मैं यहां दोहराऊंगा। एक, विधानसभा के चुनाव
तेलंगाना में केवल कई महीने पहले हुए हैं, तो एक हनीमून इफेक्ट स्टिल है। ये सरकार अभी अभी बनी है, ये सरकार अभी अभी थोड़े अपने वायदे को इम्प्लीमेंट करने का एक प्रयत्न उन्होंने किया है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा वोटर पे, वो देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप देखिए जहां जहां ऑपोजिशन पार्टीज की सरकार राज्यों में है, वो कांग्रेस की हो या रीजनल पार्टीज की हो, वो सभी पार्टीज ने एक ही स्ट्रैटेजी उपयोग किया है इस लोकसभा चुनाव में, लोकल इश्यूज को एम्फसाइज करें। जहां बीजेपी नेशनल इश्यूज को एम्फसाइज कर रही है, ये रीजनल पार्टीज जो रूलिंग पार्टी स्टेट में हैं, वो लोकल इश्यूज एम्फसाइज कर रहे हैं। कांग्रेस लोकल इश्यूज एम्फसाइज कर रहा है। तो चुनाव में मतदार कौन से नैरेटिव को ज्यादा महत्व देगा, वो आपको चुनाव के रिजल्ट में दिखेगा, नेशनल नैरेटिव या लोकल नैरेटिव। बहुत बहुत शुक्रिया। आप माफ कीजिएगा, लेकिन हम छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी है अमिताभ जी से भी और संदीप जी से भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं DTV डेटा सेंटर और बात हो रही है तेलंगाना के जायके की। चुनावी रण में कौन आगे बाजी मारेगा, ये बड़ा सवाल है। और जब बात होगी तेलंगाना की तो हैदराबाद की लड़ाई की बात भी सामने आएगी और हैदराबाद का मास्टर शेफ कौन होगा, ये एक अहम सवाल यहां पर हो जाता है। लड़ाई काफी दिलचस्प है। संदीप जी का मैं सीधे यहां पर रुख करना चाहूंगा। संदीप जी, जो आंकड़े हैं वो तो बता रहे हैं कि अंतर काफी बड़ा है, लेकिन बीजेपी ने भी पूरा दम लगा रखा है और ओवैसी का तो गढ़ कहा जाता है। क्या लगता है आपको इस बार मास्टर शेफ कौन होगा हैदराबाद का? हैदराबाद की लड़ाई बहुत ही तगड़ा, बहुत ही स्ट्रांग लड़ाई है और बीजेपी ने कैंडिडेट एक वहां मैदान पे उतारा है जो ओवैसी को ठीक टक्कर दे रही हैं। लेकिन मुझे लगता है ओवैसी जी काफी साल से और उनका पार्टी काफी साल से उस क्षेत्र को कंट्रोल में उन्होंने रखा है, तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन बीजेपी का पूरा वहां पे तैयारी है और प्रयत्न है कि वो जो AIMM का गढ़ है उस पे वो प्रहार करे और उसको जीते। पर थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि काफी सालों से AIMM का वहां पकड़ रहा है और ओवैसी जी का पकड़ उस क्षेत्र में रहा है। आता हूं संदीप जी आपके पास। अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगा। अमिताभ जी, हमने कुछ एक सिनेरियो पर भी आपसे बात करना चाहेंगे और पहला सिनेरियो यह है कि अगर कांग्रेस BRS के 5% या फिर 10% वोट छीन ले तो फिर समीकरण क्या बनते हैं? अमिताभ जी। तो अगर कांग्रेस BRS के 5% वोट खींच लेती है, तब भी BRS हम देखते हैं कि 7 सीटों के आसपास रहेगी और कांग्रेस पार्टी जो है वो 3 सीटों से 5 सीटों पर पहुंच जाती है, भाजपा 4 और 1 पर, क्योंकि उनके नंबर्स में कोई खास चेंज नहीं हो रहा है। अगर बीजेपी BRS के 5 और 10% वोट खींच ले तो समीकरण क्या दिखता है? अगर बीजेपी BRS के 5% और 10% वोट खींच भी लेती है, तो क्योंकि बीजेपी को जो 4 सीटें मिली हैं और जो वोट प्रतिशत उसका है वो सारा का सारा लगभग उन 4 सीटों पर ही है, इसलिए हम देखेंगे कि बीजेपी की जो टैली है उसमें कोई खास इजाफा होते हुए हमको नहीं दिखेगा। 4 से 5 या 6 तक ही पहुंचेगी वो। चलिए, मैं संदीप जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। संदीप जी, जो जातियों का डायनामिक्स है, अगर अगड़ी और रेड्डीज को छोड़ दें तो बाकी तमाम जातियों पर BRS का ठीक ठाक होल्ड नजर आता है। ये जातियों का समीकरण, ये डायनामिक्स क्या इशारा करता है? देखिए, तेलंगाना में कास्ट अरिथमेटिक बहुत ही महत्व का अरिथमेटिक है और अगर BRS थोड़ा बैकसीट इस चुनाव में ले रहा है तो प्रश्न ये होगा, कांग्रेस या बीजेपी कौन उस एक जाति समीकरण से बेनिफिट करेगा? जो कास्ट वोट्स BRS की तरफ जा रहे थे पिछले चुनाव में और पिछले लोकसभा चुनाव में, अगर BRS थोड़ा बैकफुट पे है, ये बैकवर्ड कास्ट वोट हो या
रेड्डी वोट हो वो किस तरफ जाएगा, वो इशारा काफी लोग देखेंगे। और मुझे लगता है दैट बैकवर्ड कास्ट वोट का बेनिफिट दोनों बीजेपी और कांग्रेस के तरफ जाएगा, और रेड्डी वोट जो है वो थोड़ा उसका कंसोलिडेशन कांग्रेस की तरफ हो सकता है। वो मेरे हिसाब से एक समीकरण आप तेलंगाना में देख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे अमिताभ जी का भी जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। आज कार्यक्रम में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और दिलचस्प आंकड़ों और नए स्टेट के साथ। एक छोटा सा ब्रेक यहां पे लेंगे, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।